हेलो दोस्तों, सारन एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बता देते हैं, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। ठीक है, इसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में बायर को CSZSCS के रूप में लिखा जाता है और चाइल्ड को DFAJJE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में देट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार बायर को CSZC लिखा गया है, उसी प्रकार चाइल्ड को DFJJE के रूप में लिखा गया है। तो आप बताएं कि देट को किस प्रकार लिखा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनमें कौन सा पैटर्न फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से देखिए, बी का स्थानीय मान कितना होता है 2, और यहाँ सी का स्थानीय मान कितना होता है 3। यानी कि क्या किया है, यहाँ पर +1 किया है। उसी प्रकार यू का कितना होता है तो 21, यू का स्थानीय मान कितना होता है 21, और एस का कितना होता है 19। तो 19 यानी कि यहाँ पर 21 में 19 में क्या अंतर है, तो कितना का, तो -2, यानी कि 2 घटाया है। उसी प्रकार वाई का कितना होता है तो 25, और जेड का कितना होता है तो 26। यहाँ पर क्या किया है, +1 किया। यानी कि पैटर्न कौन सा चल रहा है, +1 और -2। उसी प्रकार यहाँ से हम देखेंगे कि ई का मान कितना होता है। यहाँ से देखिए क्लियर आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लिए BUYERCSZCS। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बी का स्थानीय मान होता है 2 और सी का होता है यहाँ 3। तो यानी क्या किया है, +1 किया है बी में। उसी प्रकार यू का कितना होता है 21, और एस का कितना होता है 19। तो 19 में इसमें क्या किया है तो -2। अगर हम 21 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 19, और 19 किसका स्थानीय मान है तो एस का। उसी प्रकार वाई का कितना होता है तो वाई का होता है 25, और जेड का कितना होता है तो 26। यानी कि 25 में क्या किया है, +1 किया है। उसी प्रकार ई का देखेंगे तो ई का होता है स्थानीय मान 5, और सी का कितना होता है 3। यानी कि यहाँ पर क्या किया है -2। उसी प्रकार आर का कितना होता है तो 18, और एस का कितना होता है 19। यानी कि ये 18 में हम 1 जोड़ेंगे, यानी +1 करेंगे तो 19। 19 किसका होता है तो इसका स्थानीय मान होता है। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, +1 -2 +1 -2। तो इसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं चाइल्ड का। तो देखिए चाइल्ड CHILD, और यहाँ पर है DFJE। तो यहाँ से देखिए सी का होता है 3, और डी का कितना होता है 4। यानी कि यहाँ पर +1 किया है। उसी प्रकार एच का कितना होता है तो 8, और एफ का कितना होता है 6। यानी कि 8 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 किसका होता है एफ का होता है। उसी प्रकार आई का कितना होता है 9, और जे का कितना होता है तो 10। यानी कि 9 में क्या किया है +1 किया है। उसी प्रकार एल का कितना होता है तो 12, और जे का कितना होता है 10। यहाँ पर क्या किया है 12 में से 2 गया तो 10 किसका होता है तो जे का। उसी प्रकार डी का देखेंगे तो डी का कितना होता है तो 4, और ई का कितना होता है 5। यानी कि +1 किया। यानी कि पैटर्न पता चल गया कि दोस्तों कौन सा पैटर्न चल रहा है। यानी कि +1 -2 +1 -2 +1, यानी इसी का पैटर्न चल रहा है। तो इसी पैटर्न पर हम डेट का लिखेंगे। तो देखिए डेट का क्या होगा, यहाँ से हम देखते हैं DEATH, डेट का क्या होगा। तो देखिए डेट का होता है, डी का होता है 4। तो 4 में पहले हम क्या करेंगे +1 करेंगे, तो 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 किसका होता है तो ई का। ठीक है, उसी प्रकार ई का कितना होता है 5 में हम 2 माइनस करेंगे तो 2 करेंगे तो 3 किसका होता है सी का। उसी प्रकार ए का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 में हम 1 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। तो 1 में पहले क्या करना है +1 करना है, उसके बाद -2 करना है, फिर +1 करना है। तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 किसका होता है बी का। उसी प्रकार टी का कितना है 20 में हम क्या करेंगे -2, तो क्या आएगा 18 किसका मान होता है तो आर का होता है 18। ठीक है, आर यानी कि यहाँ पर क्या होगा आर होगा। उसी प्रकार देखेंगे एच का क्या होता है 8 होता है। तो 8 में क्या करेंगे यहाँ पर +1 करेंगे, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 किसका होता है आई का। यानी कि क्या बन रहा है तो ECBRI। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ECBRI यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो 2 चिन्हों को परस्पर बदलने के लिए क्या है, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड दे दें और डिवाइड जहाँ है वहाँ मल्टीप्लाई दे दें, तब उसके बाद चेक करना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 24 है और ये 84 है। तो यहाँ से आप देखिए तो क्या 84 से 24 पूरी तरह विभाजित होगा, नहीं होगा। यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर उसी प्रकार आगे चेक करते हैं डिवाइड वाला ही। तो यहाँ पर एक डिवाइड का ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए अगर यहाँ से हम देखते हैं
कि जहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर डिवाइड देंगे और जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस देंगे। तब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ से 14 से, तो 14 5 70, 14 6 84, यानी कि यहाँ से ये कट रहा है, यानी कि चांस है कि हम अगर ये डी वाला ऑप्शन रखते हैं तो हो सकता है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं रखकर। तो 42 अब प्लस 12 डिवाइड की जगह माइनस रखना है और 24 गुने 84 और माइनस की जगह डिवाइड का सिंबल देना है 14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 42 और 12 कितना होता है, तो 54 माइनस, फिर देखिए 24 गुने 84 डिवाइड है तो बटा 14, तो यहाँ से 14 से काटेंगे तो देखिए तो 14 5 70, 14 6 84, यानी कि 6 बार में। फिर यहाँ से देखिए तो 54 माइनस 24 छः कितना होता है 144। तो यहाँ से देखिए ये भी दोस्तों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये 12 अक्षर है, अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस में आंसर, अब माइनस में है नहीं यहाँ, तो 91 लाना है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए ये 2 ऑप्शन बचा, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों में चलिए पहले बी को रखकर चेक करते हैं। तो देखिए बी में क्या है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 42 प्लस की जगह क्या देना है, मल्टीप्लाई का सिंबल, 12 डिवाइड 24 और गुना की जगह प्लस का सिंबल देंगे 84 और माइनस 14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 42 गुने 12 डिवाइड है तो डिवाइड बटा में आ जाएगा, यानी कि 24 प्लस 84 माइनस 14। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 12 दूनी 24 और 2 से 21 दूनी 42, फिर इसको 21 प्लस 84 में से 14 गया तो कितना बचेगा, तो 70। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 और 7 2 9, यानी कि 91, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी रखने पर, यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई का सिंबल एक्सचेंज करने पर, परस्पर चेंज करने पर हमारा आंसर प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस विकल्प में, यानी कि ये 4 विकल्प दिए गए हैं, कह रहा है कि शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसे हम शब्दों को डिक्शनरी में जिस प्रकार सजाते हैं शब्दों को, उसी प्रकार यहाँ पर भी सजाना है और देखना है कि कौन सा क्रम किस ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से सभी में क्या नज़र आ रहा है, LO, सभी में LO नज़र आ रहा है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है, N है, V है, C है और यहाँ पर क्या है, N है और U है। तो यहाँ देखिए NVC NU में सबसे पहले कौन आता है, तो C आता है, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, यानी कि 5 कॉमा, उसके बाद है LO NV और NU। तो देखिए NV और NU ये दोनों जगह N है, तो V और U N में कौन सबसे पहले आता है, तो पहले N आता है, यहाँ पर भी N है और यहाँ पर भी क्या है, N है। तो फिर आगे चेक करते हैं। तो E और G, तो E और G में सबसे पहले कौन आता है, E आता है, तो यानी कि पहले हम ये लिखेंगे तब उसके बाद ये लिखेंगे, यानी कि 1 तब उसके बाद 2। फिर आगे चेक करते हैं और बचा कौन, 3 और 4 बचा। तो देखिए LOV, यहाँ LOU है, तो पहले कौन आता है, V आता है कि U, तो पहले U का देखिए, U का स्थानीय मान होता है 21 और V का स्थानीय मान कितना होता है 22, तो पहले 21 आएगा, यानी कि 4 तब 3 आएगा, तो लिखेंगे 4 और 3, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश में सजाएंगे तो हमारा कौन सा क्रम चल रहा है, 5 1 2 4 3। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, 5 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इन चारों ऑप्शन में से। तो चलिए देखते हैं कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो देखिए 7 से 50 आने में क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो इसमें यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम 7 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 7 7 49 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 50। उसी प्रकार आगे देखते हैं, अगर हम उसी प्रकार सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर गया प्लस 1 कर रहा है तो 50 आया। तो उसी प्रकार देखते हैं कि सेम संख्या से करने पर आता है कि नहीं। तो 50 गुने 50 यानी 2500, ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि ये पैटर्न नहीं चलेगा। तो यहाँ से देखिए एक और पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ पर तो पहले क्या चला है कि 7 × 7 + 1, तो कितना आ रहा है 50। तो उसी प्रकार आगे 50 को भी क्या करेंगे कि 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 + 1 करके देखते हैं। तो 7 × 5 = 35, यानी कि 350 + 1 कितना हुआ 351, यानी कि यही पैटर्न लग रहा है कि चलेगा। फिर आगे भी चेक कर लेते हैं, तो 351 है,
तो यहाँ से हम 351 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे +1। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, 351 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 एकम 7 और 35 साते कितना होता है, 35 साते 245, तो 245, तो यानी कि 2458 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2458, यानी कि यही पैटर्न चल रहा है। तो उसी प्रकार 2458 में हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं 2458 इंटू 7 + 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 साते 56, 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से देखिए 6 और 6 में 1 जोड़िएगा तो 7। तो यहाँ से हम डायरेक्ट पूरा सॉल्व करने के, अगर समय की बचत करना हो तो पूरा सॉल्व करने के बजाय हम क्यों ना इकाई अंक में ही देख लेंगे। 7 8 56, 6 में 1 जोड़िएगा तो 7, यानी कि लास्ट इकाई क्या आएगा 7 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन चलिए इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 5 35 और 5 40 का 0 हासिल 4, 7 चौका 28, 4 32 का 2 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि 17 206 +1 करेंगे तो क्या आएगा 17 207 होगा। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 207। देखिए दोस्तों आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी कि कह रहा है कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में, यानी कि दी गई श्रृंखला, जो श्रृंखला दिया गया है इनमें कौन सा अक्षर समूह आकर इन श्रृंखलाओं को पूरा करेगा। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा इसमें पैटर्न है फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ से यू का मान होता है 21 और आर का कितना होता है 18। यू का मान 21 होता है और आर का 18 होता है। तो देखिए यहाँ से 21 और 18 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करेंगे, -3। उसी प्रकार ई का मान कितना होता है, तो ई का मान होता है आपका 5 है, ई का कितना होता है 5। उसी प्रकार एच का कितना होता है, तो 8 होता है। तो यानी कि 5 में हम क्या यहाँ पर क्या किया है, +3 किया है, यानी पैटर्न आपको दिख रहा है कि -3 +3। तो फिर आगे क्या करेगा -3, 18। आर का कितना होता है, तो 18, 18 में 3 घटाइएगा तो कितना है 15, 15 किसका होता है, तो ओ का होता है, यानी कि सही है। उसी प्रकार बी का 2, तो पहले 3 घटाया 3 जोड़ा, फिर 3 घटाया तो 3 जोड़ेगा, तो बी का कितना होता है 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि ई का 5 होता है, सही है। यानी कि पैटर्न कौन सा चल रहा है, 3 घटा रहा है सबसे पहले, फिर उसके बाद 3 जोड़ रहा है, 3 - 3। तो उसी प्रकार आगे भी हम चेक कर लेते हैं श्रृंखला को। तो यहाँ से देखिए आर का मान होता है 18, 18 में अगर हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे, तो 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 15, 15 किसका होता है, 18 में से अगर 3 घटाइएगा तो 15, 15 किसका होता है, तो ओ का होता है। उसी प्रकार एच का होता है 8, एच का मान कितना होता है 8, और 8 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, तो 8 3 11, तो 11 किसका होता है, तो के का होता है, यानी कि ओ का होता है 15, 15 और 15 में हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। उसी प्रकार ई का कितना होता है 5, तो 5 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, तो 5 और 3 8 होता है, 8 किसका होता है, तो एच का होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है OKLH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ए। अगर आपको आगे भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से देखिए ओ का कितना होता है 15, तो 15 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। देखिए एल दिया हुआ है, यानी कि यही पैटर्न चल रहा है, -3 +3 -3 +3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष से 1 2 और 3 दिए गए हैं। यानी कि जैसे 3 यहाँ कथन दिया हुआ है और 3 निष्कर्ष दिया हुआ है। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही, यहाँ देखिए टाइपिंग एरर है, भले नहीं भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष से कथनों को तार्किक रूप, यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है, तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। यानी कि प्रश्न कह रहा है ना कि 3 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इन कथनों के आधार पर ही ये देखना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो देखिए पहला कथन में क्या है, पहला कि कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, कुछ पत्ता गोभी। तो यहाँ से आप मान लीजिए कि ये क्या है, पत्ता गोभी, मान लेते हैं ये पत्ता गोभी है। तो कह रहा है कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, तो कुछ कह रहा है तो कुछ ही लेंगे, तो कुछ चट्टाने हैं, चट्टाने हैं। उसी प्रकार कह रहा है सभी चट्टाने पहिए हैं, सभी चट्टाने, यानी कि ये जो सभी चट्टाने हैं, तो हम पूरा सभी चट्टानों को लेंगे, तो ये क्या है, तो पहिए हैं, पहिए हैं। उसके बाद कह रहा है
कोई पहिया कैंची नहीं है, यानी कि कोई भी पहिया कैंची नहीं है, यानी कि कैंची को हम क्या करेंगे, अलग रखेंगे, कैंची अलग रहेगा। तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष इसमें अनुसरण कर रहा है। तो सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, कह रहा है कि सभी पत्ता गोभी। तो यहाँ देखिए ये सभी पत्ता गोभी है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये जो सभी पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी यहाँ सभी, तो सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। पहिया कहाँ पर है, तो देखिए पहिया कौन है आपका, पहिया यहाँ से शुरू हो रहा है, पहिया जो है आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यानी कि सभी नहीं, आधा है। तो कह रहा है कि सभी पत्ता गोभी क्या पहिए हैं, नहीं, ये क्या हुआ हमारा, ये ऑप्शन गलत हुआ। चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, कुछ चट्टाने पहिए हैं। कुछ चट्टाने, यहाँ जो चट्टाने हैं ये सभी चट्टाने पहिए हैं, तो यहाँ पर कुछ चट्टाने पहिए हैं, तो ये भी सही ही होगा। जब पूरी चट्टान जो है ये पहिया है, तो प्रश्न में कह रहा है कि कुछ चट्टाने पहिया है, तो जब सभी है तो कुछ 100% ही सही होगा। तो ये चलिए ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 2 सही है। फिर उसी प्रकार तीसरा देखते हैं, कुछ पहिए कैंची नहीं है। कुछ पहिए, यहाँ पहिए हैं और कैंची दोनों अलग है, तो कुछ पहिए कैंची नहीं है। तो यहाँ देखिए कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो यानी कि नहीं है। कुछ, ये भी बात सही है कि कुछ पहिए जो है कैंची नहीं है, यानी कि कैंची जो पहिए से है जो सटा नहीं है, यानी कि बात सही, ये भी सही है। तो यानी कि कौन सा होगा, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों में बात सच्चाई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, यानी कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो ये चित्र है इसमें अंतर्निहित हो, यानी कि इसमें हो। आगे कह रहा है कि घुमाना अनुमान्य नहीं है, यानी कि चित्र को घुमाने के लिए मान्य नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा चित्र इसमें फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से देखिए ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, तो देखिए तो ऐसा त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से त्रिभुज देखिए, तो ये त्रिभुज एक दिख रहा है सेम इसी के जैसा है, और ये जो लाइन खींचा हुआ है उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए तो ये लाइन है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि इसका जो शीर्ष है ऊपर है और इसका शीर्ष नीचे है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि घुमाना अनुमान्य नहीं है, यानी कि घुमाने के लिए इसे मान्य नहीं है। तो यानी कि ये सही होते हुए भी क्या हुआ, गलत हो गया, ये नहीं होगा फिगर। फिर आगे ये देखते हैं, तो ये ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, अर्धवृत्त कहीं दिख रहा है इसमें, आपको नहीं दिख रहा है, उसी ये फिगर तो मिल ही नहीं रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार चतुर्भुज को क्या किया है कि दो भुजाओं को एक दूसरे से काट दिया है। तो यहाँ देखिए तो कहीं भी चतुर्भुज दिख रहा है ऐसा फिगर में, तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ से देखिए ऐसा फिगर कहाँ दिखेगा आपको, तो देखिए ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिएगा आपको दिखेगा, देखिए ऐसा फिगर यहाँ पर आपको दिखेगा। जैसे यहाँ से हम यहाँ से देखिएगा ये जो फिगर दिख रहा है, यहाँ से ये देखिए तो ये फिगर, ये त्रिभुज दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से फिर से क्लियर देखिएगा। जैसे ये जो फिगर है त्रिभुज का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे और ये ऐसा ही दिख रहा है। उसके बाद इसके अंदर 2 लाइन है, तो यहाँ पर भी देखिए तो 2 लाइन दिया हुआ है, यानी कि हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैच कर रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a@b का अर्थ है a b का पति है, यानी कि a जो है b का पति है। उसी प्रकार a एंड b का अर्थ है a b की माता है, a b की माता है। उसी प्रकार a#b का अर्थ है a b की बेटी है। फिर नेक्स्ट है कि a%b का अर्थ है a b की बहन है। तो चलिए हम प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न में क्या कर रहा है। यदि g%v @k एंड p और g#s%m है तो s p से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ से देखिए हम सभी को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि प्रश्न में कि s जो है p से किस प्रकार, तो देखिए जिससे कहे p से कहे ना उसको हम छोड़ देंगे, जो बचेगा वही रिलेशन उसका बताना है। जैसे यहाँ से p से कह रहे तो p को छोड़ देंगे, ये बताएंगे कि s प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि s जो है p का कौन लगेगा, यानी कि p से, यानी कि p को छोड़ना है। यहाँ पर ये बताना है, प्रश्न में ये कहना चाह रहा है कि s जो है p का कौन लगेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा g है
और यहाँ भी है। तो देखिए प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर a% b का अर्थ है a b की बहन है, यानी कि प्रतिशत में a जो है b की बहन है। तो उसी प्रकार g% v में क्या होगा, g जो है बहन होगी किसकी, v की। तो यहाँ से हम तीर का निशान देंगे, बहन कौन लगेगी, तो v की बहन लगेगी g। यहाँ से आप जेंडर भी क्लियर करते चलिएगा। तो देखिए बहन लगेगी यानी कि फीमेल यानी कि महिला, तो यहाँ से माइनस का साइन देंगे। उसी प्रकार आगे सॉल्व करते हैं। तो v@k, तो @ का क्या अर्थ होता है, तो a@b यानी कि a b का पति है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, v जो है पति होगा किसका, k का। तो v, तो यहाँ से v पति है, तो यहाँ लिखेंगे पति, और यहाँ से क्लियर हो गया जेंडर यानी कि पुरुष है, यानी कि प्लस। उसी प्रकार जब पति है तो ये क्या हुई, पत्नी, तो पत्नी यानी कि माइनस। चलिए आगे चेक करते हैं k एंड p। तो k एंड p में एंड का अर्थ क्या है, तो a एंड b का अर्थ है a b की माता है, यानी कि यहाँ पर है कि k एंड p में अर्थ क्या है कि k जो है माँ है किसकी, तो p की। तो जब माँ है तो एक पुरुष है तो एक स्टेप नीचे जाएगा, बेटा एक स्टेप नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये जो तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान है इसको ऊपर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है कि k एंड p यानी कि k एंड p, तो a एंड b यानी a b की माता है। तो उसी प्रकार k जो है माता है p की, तो k माता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माता, ठीक है। तो यहाँ से हम रिलेशन ये देख लेते हैं पहले कि p और g में रिलेशन क्या है। तो देखिए p की माँ हुई k और ये पति हैं, तो यानी कि ये पिता हुआ, और पिता की बहन यानी कि बुआ, यानी कि p g जो है p का क्या लगेगी, तो बुआ, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ से इसमें देखेंगे, कह रहा है कि g#s, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है s का, तो s को लाना इसमें जरूरी है। तो g#s, तो यहाँ से देखिए हैशटैग का अर्थ क्या है, a#b का अर्थ है a b की बेटी है, a जो है b की बेटी है, यानी कि g जो है बेटी है किसकी, s की, g बेटी है। तो यहाँ से देखिए ये बेटी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि हाँ g जो है बेटी है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है, बेटी है तो एक स्टेप ये तो माता या पिता, s जो है माता या पिता होंगे, माता होगी या पिता होंगे। तो यहाँ से तो जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, तो बस सिर्फ ये लिख दीजिए आप यहाँ से। आगे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ s और प्रतिशत में, तो देखिए प्रतिशत में क्या है, a%b यानी कि a b की क्या है, बहन है। प्रतिशत का अर्थ क्या है, a b की बहन है। तो उसी प्रकार ये s जो है बहन है किसकी, तो m की, यानी कि बहन है, तो बहन है तो यानी कि माइनस का क्लियर हो गया, यानी कि g की क्या लगेगी, माँ लगेगी, s जो है g की क्या लगेगी, माँ। तो हमें रिलेशन बताना है s और p में। तो देखिए s कौन लगेगी, p का, ये बताना है। प्रश्न में क्या है कि s क्या लगेगी, p का। तो देखिए g बुआ लगेगी, बुआ की माँ क्या लगेगी, बुआ की माँ यानी कि दादी लगेगी, बुआ की माँ क्या लगेंगी, दादी, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या है। कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए, यानी कि जो इन चारों ऑप्शन में से चयन करें कि जिस प्रकार ये दोनों संख्याएं जिस पैटर्न पर हैं उन्हीं पैटर्न पर इन चारों में से कोई एक होगा, उनको चुनना है। आगे नोट पर लीजिए क्या कह रहा है। तो संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना, यानी कि संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही गणितीय संक्रिया की जानी है। जैसे 13 मान लीजिए 13 पर गणितीय संक्रिया, जैसे कि 13 में हम जोड़ना, घटाना, गुना करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़कर और फिर 1 और 3 पर गणितीय सक्रिय करने की अनुमति नहीं है। यानी कि देखिए प्रश्न कर रहा है कि जैसे 13 में है तो 13 में हम कुछ भी जोड़ या घटा या गुना कर सकते हैं, लेकिन 13 को तोड़कर 1 और 3 में तोड़कर तब हम जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते, इसका मान्य नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं संख्याएं में। तो यहाँ से देखिए कौन सा पैटर्न लग रहा है आपको। तो देखिए अगर हम 20 में से 20 और 10 में, देखिए अगर इसमें इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 10, और उस 10 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 90, यानी कि 90 आ जाएगा। यानी कि किनारे वाले को अंतर करना है और जो आएगा आंसर उसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 35 और 10 का अंतर कितना होता है, 35 और 10 का अंतर 15 होता है, और 15 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 135, यानी कि ये भी पैटर्न सही है। तो चलिए चेक करते हैं सभी को। तो यहाँ से देखिए 22 और 7 का अंतर कितना होता है, 15। अब 15 में अगर 9 से करेंगे तो 135 आएगा, यानी कि ये नहीं होगा क्योंकि 150 है, यानी कि ये नहीं होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट चेक करते हैं। 19 और 15 का अंतर कितना होता है, तो 4, और 4 में 9 से करेंगे तो 9 चौका 36, यानी ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार 18 और 72 10 है, तो 18 और 10 का अंतर कितना होता है, तो 8 होगा। 8 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72, यानी कि
72 आ गया, यानी कि कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि 7 व्यक्ति P, Q, R, S, T, U और V एक दूसरे के बगल में एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। यानी कि देखिए उत्तर की ओर मुँह करके, तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, यानी दिशा का पता होना चाहिए। तो ऊपर बोलते हैं नॉर्थ, नीचे बोलते हैं साउथ, इधर बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट यानी कि इधर बोलते हैं वेस्ट, यानी कि बाएं तरफ वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम, इधर दाएं तरफ क्या होता है? ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूरब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको ऊपर क्या होता है? नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है, और नीचे दक्षिण, और बाएं साइड कितना क्या होता है? तो वेस्ट यानी कि पश्चिम, और दाहिने साइड होता है ईस्ट यानी कि पूरब। तो चलिए यहाँ प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि 7 व्यक्ति P, Q, R, S, T, U और V एक दूसरे के बगल में एक सीधी पंक्ति में, एक सीधी पंक्ति यानी कि मान लीजिए एक सीधी पंक्ति हम यहाँ बना दिए में उत्तर की ओर मुँह करके, यानी कि उत्तर यानी कि ऊपर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों, जैसे जिस प्रकार ये क्रम दिया हुआ है, ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। तो चलिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। आर यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर जो है यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। पी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू जो है भी और यू के ठीक बगल में बैठा है। एस के ठीक बगल में कौन बैठ सकता है? एस के ठीक बगल में कौन बैठ सकता है? तो चलिए हम चेक यहाँ से बनाना सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ से आप देखिएगा क्यू जो है यू और क्यू जो है भी और यू के ठीक बगल में है। तो जब ठीक बगल में है यानी कि कहने का मतलब कि बीच में रहेगा तभी तो दोनों के बगल में रहेगा। तो यहाँ से अगर हम बैठा देते हैं क्यू को यहाँ पर, तो इन दोनों के बगल में, क्यू के बगल में कौन होगा? या तो यहाँ पर यू होगा या भी। उसी प्रकार या तो यहाँ यू होगा या भी। फिर आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आर जो है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आर यू के दाईं ओर ठीक बगल में, आर जो है यू के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ठीक बगल में है बैठा है। यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। पी और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा कह रहा है कि आर जो है यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो अगर यू को हम यहाँ बैठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मान लीजिए अगर यू यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो यहाँ से हम यू को यहाँ बैठा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप बैठा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पर यू बैठा दिए, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? भी, क्योंकि प्रश्न में यहाँ कह रहा था कि क्यू जो है भी और यू के बीच में है। तो ठीक है, बगल में बैठा है तो बीच में है, सही है। उसी प्रकार कह रहा है कि आर जो है यू के दाईं ओर ठीक बगल में है। आर जो है यू के दाईं ओर, तो देखिए यू यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यू बैठा है, तो इसका दाईं ओर कौन होगा? क्योंकि इधर, क्योंकि उत्तर की ओर मुँह किया है, तो इसका दाईं ओर ये होगा, तो यहाँ पर आर हुआ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यू क्यों बैठेंगे? यू यहाँ बैठाना इसलिए जरूरी है, कह रहा है कि आर जो है यू के दाईं ओर, तो यू का दाईं इधर होगा। अगर यू को हम यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाईं इधर होगा, जो इधर कभी बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्रश्न कह रहा है क्यू जो है भी और यू के ठीक बगल में, तो यहाँ पर यू कभी नहीं बैठ सकता है। जब भी बैठेगा तो यहाँ पर, और भी यहाँ पर। तो यहाँ पर आर को हम बैठा दिए। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यू जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यू जो है पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर देखिए, अगर पी को हम इधर बैठाएंगे तो पी का इधर बाएं कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर अगर हम पी को यहाँ बैठाते हैं तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो दाएं, तो देखिए 1 हुआ, 2 हुआ और 3, ये भी सही है। तो यहाँ पी बैठ गया और यहाँ आर। अब आगे देखते हैं। पी और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पी और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी और टी, तो पी यहाँ पर है 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम टी को बैठा देते हैं। फिर कह रहा है कि तो आगे प्रश्न है कि एस के ठीक बगल में कौन बैठ सकता है? जो एस है उसके ठीक बगल में कौन बैठ सकता है? तो यहाँ से आप देखिएगा कुल कितने व्यक्ति थे? तो 7, और कितने व्यक्ति को हम बैठा दिए? तो 2 2 4 और 2 6 व्यक्ति बैठ गया। तो बचा कौन? एक एस ही बच रहा है। तो एस को आप या तो यहाँ इधर बैठाइएगा, क्योंकि 6 व्यक्ति बैठ गया, तो एक 7वां व्यक्ति ही बचा। या तो हम इधर बैठा सकते हैं या इधर, दोनों में से कहीं एक जगह बैठा सकते हैं एस को। तो प्रश्न कर रहा है एस के ठीक बगल में कौन बैठ सकता है? तो एस के ठीक बगल में या तो पी होगा या तो टी होगा, या तो पी या तो टी होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए पी है ही नहीं। जब पी है ही नहीं तो कौन बचा? टी, यानी कि केवल टी बैठेगा। यानी कि एस को हम कहाँ बैठेंगे? यहाँ पर। तो एस के बगल में कौन बैठेगा? केवल और केवल टी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 10 के 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय बताएं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये आपको हम बता दें कि ये किन किन एग्जामों में ये सीरीज जो चल रहा है किन किन एग्जामों के लिए लाभदायक है। देखिए ये बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, जैसे रेलवे का बहाली आया है, एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ, ठीक है। इन सभी एग्जामों में रीजनिंग के प्रश्न आते हैं।
अगर ये आप सीरीज जो कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे गारंटी है कि कन्फर्म 80 से 19% आपके रीजनिंग के प्रश्न बन जाएंगे। तो दोस्तों चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।